वेलकम टू फाइनेंशियल न्यूज एनालिसिस ऑफ 24 जनवरी 2022। अगर आज का वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को दूसरे स्टूडेंट्स तक ज़रूर पहुंचाइएगा। आज की पहली खबर, पहला टॉपिक है क्यूकम्बर एंड गherkins। ये जो gherkins हैं आपकी स्क्रीन के ऊपर हैं, एज यू कैन सी ये बॉटल्स में आते हैं और इंटरनेशनल मार्केट में इसको काफ़ी पसंद किया जाता है। इसको इट्स एन आइटम टू ईट एंड आई एम श्योर आपने भी इसको ट्राई किया ही होगा। अगर आप मैकडोनल्ड और बर्गर किंग के बर्गर्स खाते हैं तो उसमें जो पिकल वाला पोर्शन है, जो पिकल आता है, राइट, इट लुक्स लाइक क्यूकम्बर, एक प्रकार का क्यूकम्बर ही है और इसको फिर विनेगर में और दूसरी चीज़ में प्रिजर्व किया जाता है एंड देन इट इज़ बॉटल्ड अप और इंटरनेशनल मार्केट में लाइक बर्गर्स और इन सारी चीज़ों में इसका इस्तेमाल होता है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट की तरह। तो एज फार एज दिस gherkins आर कंसर्न्ड, दुनिया में लार्जेस्ट एक्सपोर्टर हमारा देश भारत बना है और लास्ट फाइनेंशियल ईयर की बात करें तो भारत ने कुछ $223 मिलियन का ये जो gherkin है इसको एक्सपोर्ट किया था और दुनिया का 15% जितना प्रोडक्शन जो है gherkin का वो हमारे देश में होता है। लगभग 20 जितने बड़े बड़े देशों में भारत इसको एक्सपोर्ट करता है, जिसमें कनाडा है, यूएस हैं, यूरोपियन देशों की बात करें देन यू हैव फ्रांस, जर्मनी, बेल्जियम, स्पेन, इन देशों में भी हम इसको एक्सपोर्ट करते हैं। इज़राइल भी gherkins जो है वो भारत से ख़रीदता है। देन वी हैव रशिया, चाइना, श्रीलंका है, जापान, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, ये कुछ gherkins की बड़ी मार्केट है भारत के लिए। एक्सपोर्ट के अलावा gherkin का जो पोटेंशियल है ये रूरल इकोनॉमी के लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। हमारे देश में कुछ 90,000 जितने छोटे और मार्जिनल किसान जो हैं वो gherkin की खेती करते हैं और 65,000 एकड़ में इसको प्रोड्यूस किया जाता है। एक किसान को ऑन एन एवरेज gherkin से पर एकड़ कुछ 40,000 रुपीस मिलते हैं और एक साल में आप 2 बार इसका क्रॉप जो है वो निकाल सकते हैं। तो इसका काफ़ी फ़ायदा है किसानों के लिए और इंटरनेशनल मार्केट में भी इसकी काफ़ी डिमांड रहती है। एज वी नो कि इट इज़ यूज्ड इन बर्गर एंड इट इज़ यूज्ड इन अदर आइटम्स एज वेल। डिफरेंस, अगर आप अपने दिन की शुरुआत एक मोटिवेशनल कोट या फिर मोटिवेशनल स्टोरी से करना चाहते हैं देन स्टार्ट फॉलोइंग दिस प्लेटफॉर्म क्यूरियसली फॉरएवर। ये स्पॉटिफाई, गाना, जियो सावन, गूगल पॉडकास्ट, इन सभी अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर अवेलेबल हैं। डू चेक इट आउट टुडे इटसेल्फ। CII यानी कि कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, CII ने कोविड कर्व्स के बारे में राज्य सरकारों को ये कहा है कि जो रेस्ट्रिक्शंस आपने लगाए हैं इन रेस्ट्रिक्शंस को आप हटा दीजिए ताकि इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है वो स्मूथली कंडक्ट की जा सके। अब ऐसी बात CII ने क्यों कही है? क्योंकि एज फार एज ओमिक्रॉन वेरिएंट इज़ कंसर्न्ड और इसकी वजह से जो कोविड के केसेस हमारे देश में देखने को मिल रहे हैं तो इससे हॉस्पिटल्स ओवरलोड नहीं हुई है। हॉस्पिटल की जो कैपेसिटी है उस कैपेसिटी के अंडर ही हॉस्पिटल्स काम कर रही है। इट्स लाइक नॉट ओवरलोडेड। तो चीज़ें जो हैं दे आर नॉर्मल। वी हैव टू बी कॉशियस, हमें थोड़ा अलर्ट रहना पड़ेगा लेकिन भयभीत होने की ज़रूरत नहीं है, अलर्ट होने की ज़रूरत है। इसी के साथ CII ने ये कहा है एज फार एज CSR इज़ कंसर्न। CSR का मतलब क्या होता है? कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो सबसे पहले तो हम CSR को समझ लेते हैं, कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसका मतलब ये है कि अगर आप पैसे कमाते हैं, प्रॉफिट जनरेट करते हैं तो प्रॉफिट का कुछ हिस्सा जो है वो आप दान कीजिए, कुछ हिस्सा जो है वो समाज कल्याण के लिए इस्तेमाल कीजिए। तो लेट्स से अगर एक कंपनी ने एक साल में 1 करोड़ रुपया कमाया है, प्रॉफिट है उनका, तो इस 1 करोड़ का 2% यानी कि 2 लाख रुपए जो हैं ये कंपनी 2 लाख रुपए CSR यानी कि कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, समाज के कल्याण के लिए, गरीबों के कल्याण के लिए या फिर एजुकेशन, हेल्थ एक्सेट्रा, इन सारी चीज़ों में इन्वेस्ट करें। अब ये जो 2 लाख रुपए कंपनी क्यों इन्वेस्ट करेगी? क्योंकि ये 2 लाख रुपए जो हैं इसका फ़ायदा एक तो ये होगा कि समाज जो है उसमें बदलाव आएगा, नंबर 1। नंबर 2, कस्टमर्स को भी ये लगेगा कि ये महसूस होगा कि वो जिस कंपनी का सामान खरीद रहे हैं तो वो कंपनी सिर्फ प्रॉफिट नहीं लेकिन प्रॉफिट जब कमाती है तो समाज के लिए भी कुछ करती है।
इसी के साथ जो टैक्स पे करना है, लेट्स से कि इस कंपनी को 1 करोड़ के ऊपर टोटल 30 लाख रुपए टैक्स पे करना है, तो ये 2 लाख रुपए जो है उसमें से कट हो जाएंगे, तो अब आपको 28 लाख रुपीस ही टैक्स पे करना है। तो ये विन विन सिचुएशन है सभी के लिए, तो दिस इज कॉल्ड CSR। अब CSR कितना होता है? 2%। तो इसके बारे में CII ने ये कहा है कि एक और एडिशनल 1% और करवा दीजिए सिर्फ 12 महीनों के लिए, कि 2% जो CSR होता है तो प्लस 1%, यानी कि टोटल 3% CSR। और इस 3% में से ये जो 1% है, ये 1% नेशनल वैक्सीनेशन मिशन के लिए यूज किया जाए, ताकि सभी एज ग्रुप के लोगों को एक बूस्टर डोज दिया जा सके। ये एक सजेशन CII का भारत सरकार को है। इन लाइन विद द प्राइम मिनिस्टर्स गाइडेंस टू स्टेट गवर्नमेंट्स, प्राइम मिनिस्टर साहब ने क्या गाइडेंस दी थी स्टेट गवर्नमेंट को? प्राइम मिनिस्टर साहब ने यह कहा था कि पूरे राज्य में लॉकडाउन जैसी सिचुएशन की आवश्यकता नहीं है, आप माइक्रो मैनेजिंग कीजिए, माइक्रो कंटेनमेंट जोन्स तय कीजिए। जिन एरियाज में ज़्यादा केसेस आ रहे हैं उन एरियाज में आप कर्ब्स लगाइए, उन एरियाज में रिस्ट्रिक्शंस लगाइए। पूरे राज्य को इसकी आवश्यकता नहीं है, और यही हो रहा है। जो रीजन्स ऐसे हैं, जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहाँ पर ज़्यादा केसेस आ रहे हैं, तो वहाँ पर 10 बजे के बाद एक प्रकार का लॉकडाउन या फिर यू कैन से कर्फ्यू लगाया जाता है। उससे पहले सारी एक्टिविटीज़ जो हैं वो स्टार्ट है। और बाकी के जो छोटे बड़े टाउन्स हैं, दूसरे ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं, तो वहाँ पर ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। तो दिस इज़ समथिंग दैट वी नीड टू फॉलो। यही बात दोहराते हुए CII ने ये कहा है कि आप एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर भी अगर किसी एक पर्टिकुलर एरिया में ज़्यादा केसेस है तो वहाँ पर ऐसे कर्ब्स लगाइए, हर जगह पर कर्ब्स लगाने की आवश्यकता नहीं है। तो माइक्रो कंटेनमेंट जोन जो हैं इनको आप बनाइए और हाइजीन और सेफ्टी स्टैंडर्ड को इम्प्रूव कीजिए। इसी के साथ बजट के बारे में CII ने ये कहा है, क्योंकि अब बजट जो है वो एक हफ्ते ही दूर हैं हमसे, तो 2022-2023 का जो बजट है, इस बजट के बारे में ये बताया है कि CII की यही एक्सपेक्टेशन है कि इकोनॉमी को और ज़्यादा बूस्ट, इकोनॉमिक रिकवरी को और मजबूत करने वाला बजट जो है वो प्रेजेंट किया जाएगा। और ये भी कहा है कि नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन और गति शक्ति प्रोग्राम जो है इसको और ज़्यादा फास्ट ट्रैक करना चाहिए, इसको और ज़्यादा स्पीड अप करना चाहिए, और इसका इम्प्लीमेंटेशन जो है वो जल्द से जल्द होना चाहिए। एज वेल एज बजट में इन दोनों बड़े प्रोजेक्ट्स के साथ जुड़ा हुआ कुछ एक फंड अलग से और फंड का सपोर्ट जो है इसके बारे में भी अपडेट्स जो हैं वो मिलनी चाहिए। तो ये कुछ एक्सपेक्टेशंस जो हैं वो CII की हैं। अब एक नई स्कीम, इट्स फॉर टेक्सटाइल, इट माइट बी कॉल्ड टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट स्कीम। अब इसका नाम ऑफिशियली अनाउंस नहीं किया है, लेकिन एक नई स्कीम जो टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी के विकास के लिए है, तो आने वाले बजट में इसको शायद अनाउंस किया जा सकता है। और ये जो एक फ़िलहाल चल रही है एमेंडेड टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन फंड स्कीम ATUFS, जो 31 मार्च 2022 को ख़त्म हो जाएगी, तो इस स्कीम को अब रिप्लेस करेगी टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट स्कीम। इसके लिए कुछ 16,600 करोड़ रुपीस आने वाले 5 सालों के लिए रखे जाएंगे। और ये जो स्कीम है उसका मेन काम यही होगा कि टेक्सटाइल मशीनरी जो हैं इनको हमारे देश में हम मैन्युफैक्चर करें। जो MSMEs हैं तो उनमें टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन आए, वो जो मशीन्स यूज़ कर रहे हैं वो अपग्रेडेड मशीन्स को यूज़ करें, और जो मशीन्स यूज़ किए जा रहे हैं उनको हम हमारे देश में पैदा करें। और स्पिनिंग, वीविंग, नीटिंग के लिए जो मशीन्स का इस्तेमाल होता है उनका मैन्युफैक्चरिंग भारत में हो। तो ये लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए इस स्कीम को डिज़ाइन किया जा रहा है, और इस स्कीम को होपफुली बजट में लॉन्च भी किया जाएगा। देखिए, पिछले 5 सालों की बात करें तो बहुत सारे ऐसे स्पिंडल्स और नीडल्स और दूसरी जो एक्सेसरीज़ हैं, इसके अलावा स्विंग मशीन, नीटिंग मशीन्स हैं, इम्पोर्टेड सटल लेस लूम्स, ये सारी चीज़ें वर्थ 72,000 करोड़ रुपीस की आइटम्स जो हैं वो पिछले 5 सालों में भारत ने इम्पोर्ट ही की है, और ज़्यादातर इम्पोर्ट जो है वो हमने चाइना से किया है। तो अब भारत चाहता है और भारत सरकार चाहती है कि ये सारे मशीन्स जो हैं वो हम हमारे देश में ही पैदा करें। The Textile Ministry has proposed investment and value addition linked incentives under this
schemes. Incentives for technology transfer in case of joint ventures by foreign manufacturers and support for research and development and commercialization are also likely to figure in the plan scheme as it seeks to encourage indigenous manufacturing of machinery with a focus on the garmenting sector. भारत सरकार चाहती है कि अगर कोई टेक्नोलॉजी है टेक्सटाइल इंडस्ट्री के साथ जुड़ी हुई या फिर टेक्सटाइल मशीन के साथ जुड़ी हुई टेक्नोलॉजी कोई जॉइंट वेंचर में एक फॉरेन की कंपनी जो है वो भारत की कंपनी के साथ जॉइंट वेंचर में काम कर रही है तो फिर कुछ इंसेंटिव्स दिए जाएंगे और कॉमर्शियलाइजेशन के साथ में सिर्फ कॉमर्स के ऊपर नहीं लेकिन R&D के ऊपर भी फोकस किया गया है उसको भी सपोर्ट किया जाएगा ऐसा एक ऑफिशियल जो इस स्कीम के साथ जुड़े हुए हैं उन्होंने न्यूज़ चैनल्स को इसके बारे में बताया है. राबी हार्वेस्ट. डियर फ्रेंड्स, आज सुबह का जो एडिटोरियल एंड आर्टिकल एनालिसिस वाला लेक्चर है उसमें मैंने क्लाइमेट में जो ला नीनिया है उसकी इम्पैक्ट क्या हुई है उसके बारे में समझाया है. अब देखिए हमारे देश में बहुत सारी जगहों पर अनसीजनल रेन्स और हेलस्टॉर्म हमें देखने को मिले हैं, खास करके नॉर्दर्न इंडिया में. और इसकी इम्पैक्ट जो राबी क्रॉप्स हैं जैसे कि मस्टर्ड, वीट, ग्राम, पोटैटोज, इनके ऊपर हमें नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिल सकती है. मस्टर्ड क्रॉप की बात करें तो जनरली ये जो समय है फरवरी से पहले का समय जो होता है या फिर फरवरी फर्स्ट वीक जो है तब तक मस्टर्ड जो है वो मार्केट में पहुंच जाता है. लेकिन क्योंकि बारिश हुई तो इसकी वजह से अब 3 हफ्तों तक ये हार्वेस्टिंग का काम जो है वो नहीं हो पाएगा क्योंकि 3 हफ्तों के लिए फर्स्ट यू हैव टू वेट फॉर द फील्ड्स टू गेट ड्राई और उसके बाद इसके प्रोसेसिंग हार्वेस्टिंग की जो है शुरुआत होगी. तो बेसिकली मस्टर्ड क्रॉप जो है ये थोड़ा डिले हो चुका है और अब मस्टर्ड डिले हुआ है तो जो मस्टर्ड ऑयल है उसकी प्राइस इंक्रीज हो गई है. होलसेल प्राइस जो है उसमें 5 रुपये की बढ़ोतरी हुई है. दिस इंडिकेट्स कि कैसे क्लाइमेट और हमारी इकोनॉमी एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है. क्लाइमेट में कुछ गलत चीज़ होती है तो हमारी इकोनॉमी के ऊपर इसकी इम्पैक्ट हमें देखने को मिलती है. The unusual rainfall that started from second week has been beneficial for some crops while impacting the growth of a few others. कुछ क्रॉप्स के लिए ये रेनफॉल जो है वो अच्छा साबित हुआ है, कुछ क्रॉप्स के लिए ये नुकसान भी कर सकता है. फिलहाल जो रेनफॉल हुआ है ये ग्राम और मस्टर्ड दोनों के लिए अच्छा माना जाता है. लेकिन अगर ये रेन और ज़्यादा एक्सटेंड हुआ, खास करके हार्वेस्टिंग के टाइम पर अगर बारिश होती है तो फिर ऑयल कंटेंट की क्वालिटी जो है वो ड्रॉप हो जाएगी और फाइनल जो क्रॉप है मस्टर्ड उसकी क्वालिटी जो है वो ड्रॉप हो सकती है. तो फिलहाल थिंग्स आर ओके. थोड़ा डिले हुआ है, डिले की वजह से होलसेल प्राइस इंक्रीज हुई है. लेकिन अगर हार्वेस्टिंग के टाइम पर ये रेनफॉल हुए तो फिर चिंता का विषय डेफिनेटली है. गेहूं की बात करें तो ईस्टर्न और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश और पंजाब के जो कुछ एरियाज़ हैं वहाँ पर वाटर लॉगिंग की सिचुएशन हो चुकी है और नियर रूट जोन में जब जो रूट वाला एरिया है उसका क्रॉप का वहाँ पर जब वाटर लॉगिंग यानी कि पानी जो है वो भर जाता है, खेत पानी में थोड़े बहुत डूब जाते हैं तो क्रॉप जो है ये थोड़ा येलो सा हो जाता है. कोल्ड कंडीशंस जो हो रही हैं, कोल्ड कंडीशंस आर बेनिफिशियल फॉर द ओवरऑल हेल्थ ऑफ वीट. और पोटैटोज़ की बात करें तो एक्सेसिव रेनफॉल की वजह से पोटैटोज़ जो हैं तो उनमें एक प्रकार का एक डिजीज़ जिसको कहते हैं लेट ब्लाइट ये भी हो सकता है. और राजस्थान और उत्तर प्रदेश में ये लेट ब्लाइट जो है ये ऑलरेडी रिपोर्ट किया गया है. अब दूसरे क्षेत्रों में भी ये ना हो इसके लिए व्हाट वी कैन से इज़ वी कैन जस्ट प्रे फॉर इट के प्रार्थना कर सकते हैं कि दूसरे क्षेत्र जो हैं हमारे नॉर्दर्न इंडिया के वहाँ पर और ज़्यादा बारिश ना हो वरना जो पोटैटो ग्रोइंग फार्मर्स हैं उनको बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा और इवेंचुअली इकोनॉमी को ही नुकसान होगा. एंड दैट्स एवरीथिंग इन टुडेज डिस्कशन. वीडियो पसंद आया हो तो हिट द लाइक बटन, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्लीज़ मेक श्योर कि आप इस लेक्चर को दूसरे स्टूडेंट्स के साथ शेयर ज़रूर करें. थैंक यू वेरी मच टू ऑल दो स्टूडेंट्स हु आर डूइंग इट ऑन रेगुलर बेसिस, जो शेयर कर रहे हैं, जो दूसरे लोगों को बता रहे हैं कि इस सीरीज़ की शुरुआत हो चुकी है. सो यू आर डूइंग बिग help to us as well as to those new students. Enjoy your studies. I'll see you tomorrow. God bless you all. Jai Hind.